गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी एंड पीओएस को फाइंड आउट करना सीखा था। टुडे क्लास में उसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो द फॉलोइंग एसओपी इक्वेशन ऑन के मैप। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको एक एसओपी इक्वेशन दे रखी है, उस एसओपी इक्वेशन को आपको क्या करना है, के मैप में शो करना है। तो आपकी इक्वेशन क्या है, बूलियन फंक्शन का यूज करते हुए आपको 3 वेरिएबल्स दिए गए ए बी सी और 3 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से एक बूलियन एक्सप्रेशन क्रिएट किया गया है जो कि इस प्रकार है, ए का बार बी सी का बार प्लस ए बी सी का बार प्लस ए बी सी। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ये आपकी एसओपी फॉर्म में है। तो बूलियन फंक्शन जो होता है उसमें इक्वेशन 2 टाइप से हो सकती है, बाय एसओपी फॉर्म एंड बाय पीओएस फॉर्म। तो स्टूडेंट्स वो आपको कंसीडर करनी होती हैं। तो हम देखें तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें ये जो आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है इसमें प्रत्येक बाइनरी वेरिएबल का क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट हो रहा है। मीन्स आपको जितनी भी टर्म दे रखी है ये सभी कौन सी टर्म है, आपकी प्रोडक्ट टर्म्स, और इन सभी प्रोडक्ट टर्म्स का बाद में क्या हुआ, आपका लॉजिकली सम हुआ है। तो वही डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपकी क्रिएट हो गई, जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट टर्म्स का आपस में लॉजिकली सम कर दिया जाता है तो उसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको जो इक्वेशन दे रखी है ये एसओपी फॉर्म में दी गई है। अब इसका यूज करते हुए इसको क्या करना है, आपको के मैप के अंदर शो करना है। और के मैप में जब आप इसको शो कर दोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 2 रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करने, एक तो एसओपी एंड पीओएस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर के मैप को डिजाइन करना होता है। तो के मैप कितने वेरिएबल के लिए हमको डिजाइन करना है वह यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर यदि देखते हैं तो 1, 2 एंड 3 वेरिएबल्स हमारे पास है। इसका मतलब हमको 3 वेरिएबल के लिए के मैप को डिजाइन करना है। स्टूडेंट इसके लिए भी हमने फॉर्मूला रीड किया था, 2 raised the power n, n का मीन्स नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, मीन्स 2 raised the power 3 इक्वल टू 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो 8 सेल्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको इसका के मैप बनाने के लिए 8 सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट इसका हम के मैप डिजाइन कर देते हैं। तो 2 raised the power n इक्वल टू 2 raised the power 3 इक्वल टू 8 सेल्स आर रिक्वायर्ड। तो इस एक्सप्रेशंस को के मैप के द्वारा शो करने के लिए अपन को 8 सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसको हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए, यहाँ आ जाएगा आपका बी और सी। तो वही स्टूडेंट्स मैंने आपको बता रखा है, ए वेरिएबल जो होता है उसकी 2 वैल्यू हो सकती है, या तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या अनकॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो उसके 2 वेरिएशंस हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट और सिंपल ए। इसी प्रकार इसके भी कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पर लिखे जाते हैं जो कि आपने ट्रुथ टेबल में लिखे थे। तो पहले आपके पास 0 0 आती है, तो बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी का बार। तो स्टूडेंट इसमें ग्रे कोड का यूज किया जाता है। के मैप में जब ग्रे कोड का यूज करते हैं तो आपके जितनी भी बाइनरी डिजिट होती है आपके नेक्स्ट डिजिट से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मीन्स आपकी फर्स्ट डिजिट अगर 1 है तो सेकंड डिजिट आपकी 0 होगी, और अगर फर्स्ट डिजिट आपकी 0 है तो सेकंड डिजिट आपकी क्या होगी, 1 होगी। तो उसी की फॉर्म में यहाँ पर के मैप में एक्सप्रेशंस को लिखा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने डीपली जब के मैप स्टडी किया था तब हमने देखा था। तो अब इक्वेशंस को हम यहाँ पर राइट करते हैं। पहली इक्वेशन है ए का बार बी सी का बार। तो ए का बार अपने पास था स्टूडेंट, ये रहा, तो ए का बार। अब इसमें आपको क्या चाहिए, बी सी का बार। तो बी सी का बार कहाँ पर, ये रहा। तो देखो आपकी पूरी इक्वेशन बन गई, ए का बार बी सी का बार। तो हम जो ये इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं ये एसओपी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एसओपी किसके द्वारा कंसीडर किया जाता है, मेन टर्म के द्वारा। और मेन टर्म की बिट वैल्यू क्या होती है, 1, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 1। इसी प्रकार नेक्स्ट इक्वेशन
ए बी सी का बार, तो ए अपने पास स्टूडेंट ये रहा, इसमें आपको क्या चाहिए बी सी का बार, तो बी सी का बार आपके पास ये रहा। तो पूरी इक्वेशन आपको मिल गई ए बी सी का बार। तो इसके लिए अपन एसओपी में लिख रहे हैं, इसलिए एसओपी में मिन टर्म की वैल्यू को लिखा जाता है और मिन टर्म की बिट वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट लास्ट ए बी सी, तो ए आपके पास स्टूडेंट्स ये रहा और इसी रो के अंदर आपको बी और सी कॉलम चाहिए, तो बी और सी कॉलम आपका ये रहा। तो देखो मिल गया आपको ए बी ए और सी, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1। तो मिन टर्म की बिट वैल्यू 1 होती है और मिन टर्म रिसीव करते हुए एसओपी को कंसीडर किया जाता है। क्लियर? तो मिन टर्म की बिट वैल्यू 1 होती है, एसओपी को कंसीडर करना है मिन टर्म के द्वारा, तो इसलिए हमने सभी जगह क्या कर दिया है 1 को राइट कर दिया है। अब हम जो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे ये किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, एसओपी के लिए। तो वही जब के मैप के अंदर 1 राइट कर दिया जाता है, तो अब यहाँ पर इनकी क्या की जाएगी, इन सेल्स की यहाँ पर ग्रुपिंग की जाती है और वह जो ग्रुपिंग होगी स्टूडेंट वह भी आपको 2 रेज़ दी पावर n में ही करनी है। अगर उससे ज्यादा आपके पास सेल्स आते हैं तो उनकी कभी भी ग्रुपिंग नहीं होती है, जो कि हमने रूल्स ऑफ के मैप के अंदर देखा था। तो यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन एज पॉसिबल एज, जितना लार्ज आपका ग्रुप बन सकता है उतना लार्ज आपको बनाना है, लेकिन अपने पास बन ही नहीं रहा है, 4 से ज्यादा तो 2 का ही बन रहा है, तो इसलिए अपन 2 के यहाँ पर क्या करेंगे ग्रुप क्रिएट कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप जिसको मैं नाम दे देता हूँ G1 और ये आपका सेकेंड ग्रुप जो कि ओवरलैप करते हुए डिजाइन हो रहा है, ये हो जाएगा आपका ग्रुप 2। तो इस प्रकार 2 सेल्स का ग्रुप हमने क्रिएट किया है जिसे पेयर्स कहा जाता है। तो इसके लिए हम इक्वेशंस स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। तो G1 के लिए क्या आएगी आपकी इक्वेशन, तो G1 सेल किस किस की ग्रुपिंग कर रहा है आपका, इस वाले सेल की ग्रुपिंग हो रही है और इस वाले सेल की ग्रुपिंग हो रही है। तो इधर से हम इसकी रो देखेंगे, तो इधर से आपकी रो कौन सी आती है ए, तो ये हो गया आपका ए और फिर आपके इन दोनों सेल में से कॉमन वैल्यू क्या आ रही है वो आपको यहाँ पर कंसीडर करनी है। तो कॉमन देखो बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा बी। इस प्रकार ग्रुप 1 का जो रिजल्ट आएगा वह आएगा आपके पास ए बी। इसी प्रकार ग्रुप 2 का रिजल्ट हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 कौन कौन सा बना है, इन दोनों सेल का बना है, तो इधर से हम चेक करेंगे इन दोनों सेल का बना है, तो ए बाहर से क्या हो जाएगा आपका कट हो जाता है। तो इधर आपका क्या बच गया ओनली 4 बी सी का बार। तो अभी हमने देखा था सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, जितने भी आपकी प्रोडक्ट टर्म्स होती है, तो देखो G1 में भी आपका प्रोडक्ट टर्म्स है, ए और बी का प्रोडक्ट हो रहा है, इसी प्रकार G2 में भी क्या हो रहा है आपका प्रोडक्ट हो रहा है, बी और सी बार का क्या हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है। तो इन सभी प्रोडक्ट टर्म्स का आपस में क्या कर दिया जाएगा, लॉजिकली सम कर दिया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका फंक्शन इस प्रकार से लिख दिया जाएगा F इक्वल टू G1 प्लस G2। तो F इक्वल टू G1 का आपका रिजल्ट क्या आया था ए बी प्लस और G2 का आपके पास रिजल्ट क्या आया बी सी का बार। तो इस प्रकार आपके एसओपी के अंदर आपका जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वह है ए बी प्लस बी सी का बार। तो स्टूडेंट्स एसओपी की आपकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रही है। जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं उन सभी प्रोडक्ट टर्म्स का आपस में लॉजिकली सम कर दिया जाता है, तो उसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। तो देखो ये भी आपके प्रोडक्ट टर्म्स, ये भी आपके प्रोडक्ट टर्म्स, इन दोनों प्रोडक्ट टर्म्स का आपस में क्या कर दिया लॉजिकली सम, जिसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। और सम ऑफ प्रोडक्ट यदि आपको फाइंड आउट करना है तो वहां पर 1 राइट किया जाता है, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट मिन टर्म के द्वारा रिसीव किया जाता है और मिन टर्म की बिट वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने के मैप का यूज करते हुए एसओपी को फाइंड आउट कर दिया है। अब सेकेंड इसी के बेस पर हमको स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है, POS मींस प्रोडक्ट ऑफ सम। तो वही स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। जो एक्सप्रेशंस आपने एसओपी में यूज में ले लिए हैं तो वो तो आपकी क्या थी, सभी मिन टर्म थी। तो इसके अलावा जितने आपके पास बच गए, तो इसके अलावा कौन कौन से सेल बच गए, ये वाला सेल रिमेनिंग बच गया, ये वाला सेल रिमेनिंग बच गया, ये वाला सेल रिमेनिंग बच गया, ये वाला सेल रिमेनिंग बच गया और ये वाला सेल रिमेनिंग बच गया। तो मेन टर्म के अलावा जितने भी सेल आपके पास रिमेनिंग बच गए वो सभी क्या करेंगे, आपके मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में जब देखे थे तो कुछ आपके पास मिन टर्म्स थे और कुछ आपके पास मैक्स टर्म्स थे। तो अगर आपके पास मिन टर्म्स आ गई है तो इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग आपके पास सेल्स बचेंगे वो आपके मैक्स टर्म को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और मैक्स टर्म की बिट वैल्यू क्या होती है, 0। तो मैक्स टर्म की बिट वैल्यू 0 होती है, तो उन सभी सेल के अंदर क्या राइट कर दिया जाता है,
जीरो राइट कर दिया जाता है। और मैक्स टर्म को जब हम कंसीडर करेंगे तो उसी के बेस पर आपका क्या फाइंड आउट होता है, POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर सेल्स की ग्रुपिंग करेंगे। तो एज पॉसिबल एज लार्ज, जितना ग्रुप आपका बन सकता है उतना आपको बनाना है। तो मैं यहाँ पर 2 raised to the power n, 2 तो 4 सेल्स का यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा है। तो एज पॉसिबल एज लार्ज अपन ग्रुप बना देते हैं 4 सेल्स का, और इसको नाम दे देते हैं आपका ग्रुप 1। क्लियर? मैं यहाँ पर 5 सेल्स का बना सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि 2 raised to the power n में 5 आपका नहीं आता है। या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 8 आएगा। तो इस प्रकार से आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस चलेंगे जो कि 2 raised to the power n में होंगे। तो 4 का बन गया। और इसी प्रकार आपका एक ग्रुप और बनेगा जो कि ओवरलैप करते हुए बनेगा। 2 सेल्स का आपका एक ग्रुप और डिजाइन होगा जो कि ओवरलैप करते हुए क्रिएट हो रहा है। ये हो जाएगा आपका G2। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि यदि आप एसओपी फाइंड आउट कर देते हो तो एसओपी का जस्ट ऑपोजिट आपका क्या होता है, पीओएस होता है। जिसमें एसओपी में अपन क्या करते थे, अगर बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो उसे कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं, और अगर बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है तो उसे अनकॉम्प्लीमेंटेड में सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी प्रकार इसमें जस्ट ऑपोजिट किया जाएगा। इसमें अगर बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 1 होगी तो उसको क्या किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है, और अगर बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो उसे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब हम यहाँ पर ग्रुप के द्वारा आपके रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं G1 का। तो G1 के लिए रिजल्ट अपन प्रोड्यूस करेंगे तो इन 4 सेल्स की ग्रुपिंग हुई है। तो ये सेल और ये सेल, तो ए बार से आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अब आपके पास कौन कौन से सेल बचे, ये दोनों आपके पास कॉलम्स बचे। इन दोनों कॉलम्स के अंदर आपको क्या करना है, कॉमन सेल लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए बी बार आपका यहाँ पर भी है, बी बार यहाँ पर भी है। तो आपका जो इसमें से रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बी का बार। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था, पीओएस जो होता है वो एसओपी का जस्ट ऑपोजिट होता है। जिसमें कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसको अनकॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं, और अनकॉम्प्लीमेंट होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपका रिजल्ट किसमें आया, कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आया। दोनों में से क्या कॉमन आया, बी का बार। तो इसको हम क्या करेंगे, आपके अनकॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस प्रकार आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बी। इसी प्रकार ग्रुप 2 का रिजल्ट हम कंसीडर करेंगे, ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में कौन कौन से सेल्स आए थे, ये वाले। तो इधर से आपका क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ए का बार, और इधर इन दोनों सेल में से क्या कॉमन आ रहा है आपका सी। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो तो अनकॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ए, और इधर से आपका क्या आया सी, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा सी का बार। तो इस प्रकार से ग्रुप 2 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास ए प्लस सी का बार। इस प्रकार से हम इसको अगर पीओएस में लिखे तो पीओएस आपका क्या बोलता है, यदि 2 या 2 से अधिक सम टर्म्स का लॉजिकली मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे प्रोडक्ट ऑफ सम कहा जाता है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे, F इक्वल टू G1 प्लस G2, सॉरी F इक्वल टू G1 डॉट G2, क्योंकि जितने भी आपके सम टर्म्स होगी उन सभी सम टर्म्स का आपस में क्या किया जाता है, लॉजिकली मल्टीप्लाई किया जाता है। तो G1 का रिजल्ट आएगा आपके पास B डॉट, और G2 का आपके पास रिजल्ट आया है A प्लस C का बार। तो इस प्रकार से आपके पीओएस का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा B डॉट ओपन पैरेंथेसिस A प्लस C का बार क्लोज पैरेंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम बूलियन फंक्शन को के मैप में शो करते हुए भी एसओपी एंड पीओएस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको थोड़ा सा ट्रिवियल लगता है स्टेप, तो इसको आप नेक्स्ट मेथड से भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, और सेकंड मेथड भी स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। तो आपके रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर? तो इसका सेकंड मेथड जो हम कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड मेथड में क्या होगा, आपको जो इक्वेशन दे रखी है एसओपी फॉर्म में दे रखी है, तो हम क्या करें, सबसे पहले अपने जितने भी ग्रुपिंग्स की है इन सबका एसओपी फॉर्म के अंदर क्या कर देते हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एसओपी फॉर्म में आपका जो रिजल्ट आएगा वो आप प्रोड्यूस कर लो स्टूडेंट। क्या आएगा रिजल्ट, तो सबसे पहले आपने इन 4 सेल्स की ग्रुपिंग दी थी, तो आपका रिजल्ट यहाँ से क्या आ रहा है, देखो ए बाहर से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इन दोनों में से आपका कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से आपका कॉमन आ रहा है बी का बार। तो ये आपके ग्रुप 1 का रिजल्ट आ गया आपके पास बी का बार। और इसी प्रकार ग्रुप 2 का आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ग्रुप 2 कौन सा आपका ये वाला, तो इधर से तो हो गया आपका ए का बार,
और प्लस, और इधर से आपका क्या कॉमन आ गया, सी, तो ये हो गया आपका ए का बार प्लस सी। क्लियर, इन दोनों में सी कॉमन आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है ये एसओपी फॉर्म में हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। तो देखो स्टूडेंट्स, वही हमने किया था, बी का बार जब आपका आया था तो उसको हमने क्या कर दिया था, अनकॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दिया था। ए का बार आया था तो उसको अनकॉम्प्लीमेंट में चेंज किया था, और अनकॉम्प्लीमेंट आया था उसको कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया था। तो बस स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, एसओपी में कॉम्प्लीमेंट अगर रिजल्ट आ रहा है तो पीएस में उसको अनकॉम्प्लीमेंट करना है, और एसओपी में अगर रिजल्ट अनकॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो पीओएस में उसको कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना होता है। तो पीओएस में स्टूडेंट्स बस ये डिफरेंस है कि पीओएस में यदि आपका रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो उसको अनकॉम्प्लीमेंट में कंसीडर करें, और अनकॉम्प्लीमेंट में अगर रिजल्ट आ रहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कंसीडर करें। तो वही हम अभी यहाँ पर करते हैं। अभी हमने जो रिजल्ट कंसीडर किया है एसओपी में किया है, अब हम क्या करते हैं, एसओपी टू पीओएस कन्वर्जन। अब हम क्या करेंगे, आपका एसओपी का जो रिजल्ट है इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पीओएस में। तो अपन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, पीओएस में कन्वर्ट करना है, तो अपना जो रिजल्ट है एफ इक्वल टू आपका रिजल्ट है एफ इक्वल टू बी का बार डॉट ए का बार प्लस सी। ये रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास कंसीडर हो रहा है, बी का बार प्लस ए का बार और सी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी गलती हो गई अगेन, G2 का आपका जो रिजल्ट आएगा ए का बार प्लस सी नहीं आएगा, क्योंकि आपके एसओपी फॉर्म में है। तो G2 का जो रिजल्ट आएगा ए का बार और सी आएगा, ए का बार सी, क्योंकि एसओपी में जो रिजल्ट आते हैं वो प्रोडक्ट टर्म्स में होते हैं। तो अब आपकी ये प्रोडक्ट टर्म्स आ गई, तो इन प्रोडक्ट टर्म्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसओपी फॉर्म में लिख देंगे। तो आपका रिजल्ट आया था बी का बार प्लस ए का बार सी। तो एसओपी फॉर्म में स्टूडेंट्स आपके पास ये रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ था, बी का बार प्लस ए का बार सी। तो ये जो रिजल्ट आया था किसमें आया था, आपका एसओपी फॉर्म में। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, पीओएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट करना है, तो होल का क्या कर दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, एफ का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो एफ का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बी का बार प्लस ए का बार सी। अब ये कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो इक्वल टू, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा बी का बार प्लस ए का बार सी, और इसका क्या आ जाएगा, आपका होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। मीन्स आपके पास एसओपी का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का आपको क्या करना है, होल कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करना है। अब हमने एक रूल्स पढ़ा था कि डबल इन्वर्जन लॉ होता है, तो डबल इन्वर्जन लॉ आपस में क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो ये जो बार इस बार से कट जाएगी तो आपका रिजल्ट क्या रह जाएगा, एफ। अब स्टूडेंट इसके अंदर एक थ्योरम और यूज में ली जाती है, वह थ्योरम आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट, डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके बूलियन एक्सप्रेशन पर होल बार लगा हुआ है तो उसको इंडिविजुअली क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाता है। तो होल बार को इंडिविजुअली ब्रेक किया जाएगा, और अगर आपका वहां पर और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और अगर मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसको और ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम स्टूडेंट यूज में आएगी, तो क्या होगा, आपका होल बार जो है ये आपका इंडिविजुअली ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, बी पर आपका ऑलरेडी बार था तो ये तो हम लिख देते हैं, और इस पर आपकी एक बार और आ रही है वो भी हम लिख देते हैं, और इसको इंडिविजुअली बीच में से क्या कर देंगे, ब्रेक। जैसे ब्रेक करेंगे तो आपका और ऑपरेटर जो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट, ए पर आपके ऑलरेडी बार लगी हुई है और सी के ऊपर आपकी कोई बार नहीं, सी और इस होल का क्या लगा हुआ, आपके पास बार लगा हुआ है। तो इस प्रकार जब इंडिविजुअली ब्रेक करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं तो बी बार का बार, तो डबल इन्वर्जन वही मैंने बताया, डबल इन्वर्जन में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है सेकंड कॉम्प्लीमेंट से क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा बी डॉट। अब अगेन यहाँ पर आपके डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज में आ रही है स्टूडेंट्स, तो अगेन यहाँ पर क्या किया जाएगा, होल बार को बीच में से ब्रेक किया जाएगा। तो इंडिविजुअली ब्रेक करेंगे तो देखो स्टूडेंट, ए पर तो ऑलरेडी बार है और इस बार को भी अपन ब्रेक करेंगे तो ए पर एक बार और आ जाएगी। और फिर देखो इसके बीच में आपका लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन था, तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को क्या कर दिया जाएगा, लॉजिकल एडिशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो लॉजिकली ब्रेक हो गया और सी पर आपकी क्या आ जाएगी, बार आ जाती है। अगेन इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एफ इक्वल टू बी डॉट, अगेन आपका डबल इन्वर्जन लॉ है, तो डबल इन्वर्जन लॉ में फर्स्ट बार आपकी सेकंड बार से कट हो जाती है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस,
और आपके सी पर क्या है बाहर। तो इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा पीओएस में वह वही आएगा जो हमने अभी के मैप के द्वारा निकाला था, बी डॉट ए प्लस सी का बाहर। तो स्टूडेंट आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको इजी लग रहा है उस मेथड को आपको क्या करना है फॉलो करना है, लेकिन उससे आपके रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो स्टूडेंट दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईयरली एग्जाम। ईयरली एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन 100% क्वेरी किया जाता है, इसको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।